नमस्कार, स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। संसद का तीसरा दिन भी चढ़ा हंगामे की भेंट। अडानी, संभल और मणिपुर मामले पर विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव पर अड़ा समूचा विपक्ष। राज्यसभा सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने बताया नियम विरुद्ध। महाराष्ट्र में महायुति कर सकती है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का ऐलान। एकनाथ शिंदे ने कहा, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का फैसला सहर्ष करेंगे स्वीकार। संभल में बवाल करने वाले उपद्रवियों की हुई पहचान। पत्थरबाजी और हिंसा में शामिल हुड़दंगियों के पोस्टर हुए जारी। नुकसान की भी होगी भरपाई। बांग्लादेश हाईकोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार ने इस्कॉन को बताया धार्मिक कट्टरवादी संगठन। गुरुवार तक और भी स्थिति स्पष्ट करने के कोर्ट ने दिए निर्देश। देश के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, अधिकारियों और सांसदों के एक समूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग की। जूनियर एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता के पूल ए मैच में भारत ने थाईलैंड को 11-0 से दी करारी मात। ग्रुप मैच में गुरुवार को भारत का मुकाबला जापान से। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन भी आज हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा में सुबह 11 बजे जब कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने अडानी मुद्दे पर हंगामा किया। 12 बजे दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष ने फिर हंगामा किया। विपक्ष ने संसद में उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा का भी मुद्दा उठाया। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को 28 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विपक्ष द्वारा विभिन्न मुद्दों पर गतिरोध के चलते दोनों सदनों में कामकाज प्रभावित हुआ। दोनों सदनों में कांग्रेस पार्टी द्वारा अदानी मुद्दे पर और सपा द्वारा संभल मुद्दे पर जमकर हंगामा किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सांसदों को काफी समझाया, लेकिन वे हंगामे पर अड़े रहे। वहीं राज्यसभा में सभापति ने साफ कहा कि विपक्ष नियमों के विरुद्ध मांग कर सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहा है। Since there is a provision in the rules to raise these issues in one form or the other by motions that are provided, these notices are being declined. मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आप सदन में चलने दें। आप नियोजित तरीके से सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अदानी समूह पर कार्रवाई की मांग की। You think Adani is going to accept the charges? Which world are you living in, brother? Obviously, he's going to deny the charges. The point is, he has to be arrested, as we have said. अमेरिकी अदालत में अदानी समूह के खिलाफ आरोपों पर पूर्व अटॉर्नी जनरल और वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह एक अभियोग है और इस पर अदानी अमेरिका में कानूनी परामर्श लेंगे। मुकुल रोहतगी ने कहा कि इन दोनों आरोपों में अदानी का नाम नहीं है। The Adanis are not named in count 1, violation of the Foreign Corrupt Practice Act, or count 5, relating to obstruction of justice. When you look at a charge sheet, you have to be specific to say that so and so has done such and such act, so and so has bribed certain individuals, because this is a charge sheet alleging that these people, including Adanis, have bribed Indian officials in Indian entities relating to supply and purchase of power. But I do not find a single name or a single detail in the charge sheet as to who has been bribed, in what manner has he been bribed, and the official belongs to such and such department. This charge sheet is completely silent. वहीं अदानी ग्रीन एनर्जी ने भी एक बार फिर से स्पष्ट किया है कि गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन पर अमेरिकी विदेश भ्रष्टाचार कानून के तहत रिश्वतखोरी का आरोप नहीं लगाया गया है। कंपनी ने जोर देकर कहा है कि केवल एज्यूर पावर के अधिकारियों और एक कनाडाई निवेशक पर ही रिश्वतखोरी के आरोप लगे हैं। शैलेंद्र मिश्र और कुमार आलोक के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पर
अश्लील कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए इससे संबंधित मौजूदा कानून को और सख्त बनाने की जरूरत बताई। लोकसभा में भाजपा सांसद अरुण गोविल के एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि इससे संबंधित मौजूदा कानून को और सख्त बनाने की जरूरत है ताकि सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट को नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाएं और प्रेस से संबंधित पारंपरिक रूप से कभी सामग्री की जवाबदेही और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए संपादकीय जांच पर निर्भर थी, लेकिन समय के साथ इन जांचों में कमी आई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की सांस्कृतिक संवेदनशीलता उन क्षेत्रों से बहुत अलग है जहां ये प्लेटफॉर्म्स बनाए गए। भारत के लिए मौजूदा कानूनों को और अधिक सख्त बनाना अनिवार्य हो जाता है। उन्होंने इस मामले पर आम सहमति बनाने का भी आग्रह किया। आज सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म का जो युग है, इसमें जो पुराने कई इंस्टीट्यूशंस थे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, और जो एक प्रेस का एक प्रकार था, जिस प्रकार से एडिटोरियल कंटेंट होता था, एडिटोरियल चेक होता था, कोई भी चीज़ छप रही है वो सही है गलत है, उसके बारे में पूरा एक निर्णय लेके मीडिया के अंदर लाया जाता था, वो एडिटोरियल चेक आज खत्म हो गया है। उस एडिटोरियल चेक के ख़त्म होने के कारण आज सोशल मीडिया एक तरफ से फ्रीडम ऑफ प्रेस का एक बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ एक अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशन जिसमें कई तरह के वल्गर कंटेंट वगैरह भी आते हैं। अभी जो एग्जिस्टिंग कानून है बने अध्यक्ष जी, उसको निश्चित तौर पे और कड़ा करने की ज़रूरत है और मैं निवेदन करूँगा इसके ऊपर एक कंसेंसस बने। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के लिए बनाई गई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की 8वीं बैठक बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित हुई। वक्फ संशोधन विधेयक को संसद के चालू सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है, जिसके चलते ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर आयोजित जेपीसी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने अपने मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए। जेपीसी को अपनी रिपोर्ट शुक्रवार तक पेश करनी है। वहीं जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर जेपीसी को और समय देने की मांग की। इस बीच जगदम्बिका पाल ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का मसौदा तैयार कर लिया गया है, जबकि विपक्ष ने इसका बहिष्कार किया है। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक के लिए गठित जेपीसी कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने के लिए गुरुवार को सदन में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। टीडीपी के सांसद अप्पाला नायडू कालीसेट्टी संसद के शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए साइकिल से संसद भवन आते हैं। डीडी न्यूज संवाददाता से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं लोगों को दिल्ली में प्रदूषण के प्रति जागरूक करने के लिए साइकिल से आता हूं। उन्होंने सभी सांसदों और अधिकारियों से गाड़ी की जगह साइकिल का इस्तेमाल करने की भी अपील की है। राजधानी दिल्ली में एक और जहां वायु प्रदूषण जो है लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में दिल्ली वासी जो है सांस लेने में तकलीफों का सामना कर रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर संसद भवन में कुछ ऐसे सांसद हैं जो ग्रीन पर्यावरण का एक उदाहरण पेश करते हुए लोगों को साइकिलिंग का मैसेज दे रहे हैं, और ये उनसे आग्रह कर रहे हैं कि जितने कम से कम है वो गाड़ियों में चलें, जिससे प्रदूषण को कम किया जा सके। आप पार्लियामेंट में लगातार साइकिल से आ रहे हैं और सेशन अटेंड कर रहे हैं, उसके बाद साइकिल से जा रहे हैं, सर क्या मैसेज है सर? पोल्यूशन में दिल्ली में ज़्यादा है। ग्रीन एक दल है ग्रीन में दिल्ली में ऑल एमपीज मिनिस्टर्स रिक्वेस्ट गिव मी साइकिल में वाला एवरी डे। माई फर्स्ट टाइम माई साइकिल पोल्यूशन कंट्रोल। किस तरह का फील करते हैं? किस तरह की हवा हो गई है, कितना पॉल्यूशन हो गया, कैसा फील करते हैं? अच्छे फील today's ever happy members and colleagues, congratulations. Please awareness public and officers, all people, प्लीज अवेयरनेस एंड फ्री पोल्यूशन दिल्ली। जिस तरह से पर्यावरण को लेके बात की जाती रही है और जो AQI लेवल इस समय दिल्ली का दमघोटू हो गया है, ऐसे में वो न सिर्फ एक मैसेज के तहत साइकिलिंग कर रहे हैं, बल्कि उनकी ये सलाह भी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को
अपने पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए। ऐसे में अगर वो साइकिल या और दूसरे जो माध्यम है उससे चलें तो ये खासा अहम हो सकता है पर्यावरण संरक्षण में जंग में आगे बढ़ने को लेकर। कैमरामैन अनिकेत के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, संसद भवन, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं से mybharat.gov.in पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में भाग लेने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मेरे युवा मित्रों, एक रोचक प्रश्नोत्तरी है जो सुनिश्चित करेगी कि आप 12 जनवरी 2025 को ऐतिहासिक विकसित भारत युवा नेता संवाद का हिस्सा बन सकें। यह आपके अभिनव विचारों को सरकार के शीर्ष स्तर पर पहुंचाने का एक बहुत ही खास अवसर है। यह हमारे विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में आपका अमिट योगदान होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को मिले प्रचंड बहुमत के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। इस सबके बीच भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महायुति में कभी भी कोई अलग मत नहीं रहा है। सरकार बनाने को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ही हम अपने नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय लेंगे। हमारी महायुति में कभी भी कोई एक दूसरे के प्रति अलग मत ये रहा नहीं है। हमने हमेशा साथ में बैठकर निर्णय किए हैं और चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि चुनाव के बाद साथ में बैठकर निर्णय करेंगे। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय करेंगे। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज ठाणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राज्य में अगली सरकार बनाने में उनकी ओर से कोई अड़चन नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से उनकी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद के लिए प्रधानमंत्री के जो भी निर्णय होंगे उन्हें मंजूर होंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो। जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम लेता है, हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है, तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फ़ोन किया, मोदी जी को भी फ़ोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। ईवीएम वर्सेस बैलेट पेपर की बहस को लेकर विपक्ष चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि राजनीतिक दल अपनी सुविधा के लिए ये बात कर रहे हैं। ईवीएम पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी ने राजीव गांधी के बयान का हवाला देते हुए पलटवार भी किया। जब 2017 में इलेक्शन कमीशन ने एक हैकाथॉन किया था कि आइए हम यहां ईवीएम मशीन रखेंगे और सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग आके आप हैक करिए, कोई नहीं गया। ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग सभी आशंकाओं और शंकाओं को बड़ी ही पारदर्शिता के साथ दूर कर चुका है। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। कोर्ट ने कहा कि ईवीएम में कोई खराबी नहीं है। भाजपा ने कहा कि ये पूरी कहानी अंगूर खट्टे वाली है। जीतने से ईवीएम ठीक, हारने से ईवीएम खराब, ये अंगूर खट्टे वाली कहानी है। और एग्जैक्टली कांग्रेस पार्टी, मुझे तो लगता है कि ये शब्द कांग्रेस पार्टी के लिए ही कहे गए। कांग्रेस का ईवीएम राग घिसे हुए कैसेट जैसा हो गया है। जब जब कांग्रेस ने चुनाव जीते हों, चाहे वो साल 2004 का लोकसभा चुनाव हो या 2009 का, ईवीएम पास हो जाती है। कर्नाटक में जीत मिली तो ईवीएम जिंदाबाद हो जाती है। तेलंगाना में कांग्रेस जीत जाती है तो ईवीएम की जय हो जाती है। लेकिन अगर जनता कांग्रेस को हरा दे तो ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दिया जाता है। हम ईवीएम के कारण जीत रहे हैं, जहां ई से एनर्जी, वी से विकास और एम से मेहनत होता है, और आप आरबीएम के कारण हार रहे हैं। आरबीएम का अर्थ है राहुल्स बेकार मैनेजमेंट। हम ईवीएम के कारण जीत रहे हैं, आप आरबीएम के कारण हार रहे हैं।
खराबी मशीन में नहीं है, खराबी लीडरशिप में है। कांग्रेस पार्टी के रवैये को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैरान हैं कि आखिर जिस बैलेट पेपर की चुनावी प्रक्रिया की कभी राजीव गांधी ने भी आलोचना की थी, उसी बैलेट पेपर की मांग को अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दोहरा रहे हैं और राहुल गांधी को ईवीएम हटाने की यात्रा करने की सलाह दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में कई और भी लोग हैं जो ईवीएम की सहूलियत वाली राजनीति से दूर हैं और कार्तिक चिदम्बरम जैसे नेता कहते हैं कि उन्हें ईवीएम पर पूरा भरोसा है। क्या है? बीजेपी के पिछले पार्लियामेंट में, लोकसभा में 86 सीट आई, उनकी 86 सीट जीतने की ताकत तो आज तक नहीं बनी। उनका वोट मुश्किल से 8% का बढ़ के 12%। 8% में 2 सीट मिली, 12 में उन्हें 86 सीट मिली। ये तो हिसाब जुड़ता नहीं, गणित बनता नहीं तो इस हिसाब से तो कांग्रेस को 500 सीट जीतते हैं, तो कुछ गड़बड़। I have been participating in elections which have been using EVM since 2004. I personally have had not had any bad experience. Neither do I have any evidence to suggest that there is any kind of manipulation or tampering. करारी हार के बाद अक्सर ऐसा देखा गया है कि कांग्रेस अपने शीर्ष नेतृत्व का बचाव करने उतर आती है, जिसमें उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है ईवीएम। ये प्रथा कांग्रेस में पक्की हो चली है, लेकिन इसमें पिस रही है तो देश की समृद्ध लोकतांत्रिक प्रक्रिया, जिसमें देश के करीब 97 करोड़ मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग विवेकपूर्ण, पारदर्शी तरीके से बिना किसी भय के निष्पक्ष रूप से करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से देश की सबसे पुरानी पार्टी और जिम्मेदार विपक्ष सिर्फ एक स्वार्थी बयान से पूरी चुनावी प्रक्रिया पर भ्रम और असमंजस की स्थिति पैदा कर देता है, जबकि जनादेश का सम्मान ही जीवंत लोकतंत्र की निशानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुए बवाल के बाद पत्थरबाजों और उपद्रवियों से योगी सरकार सख्ती से निपट रही है। पत्थरबाजों और उपद्रवियों के पोस्टर सार्वजनिक रूप से लगाए जाएंगे ताकि उनकी पहचान हो सके। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की प्रयासों की और संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली भी उपद्रवियों से की जा सकती है। प्रशासन ने कहा कि जरूरी हुआ तो उपद्रवियों पर इनाम भी घोषित किया जाएगा, जिससे संभल हिंसा के गुनहगार किसी भी सूरत में ना बच पाए। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। हिंसा में शामिल पत्थरबाजों और अन्य आरोपियों पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। सरकार ने ऐलान किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर पत्थरबाजों और हिंसा में शामिल आरोपियों के पोस्टर लगाए जाएंगे ताकि उनकी पहचान जनता के बीच उजागर हो और उन्हें पकड़ने में मदद मिले। सरकार इन उपद्रवियों पर इनाम भी घोषित कर सकती है, साथ ही उपद्रवियों से नुकसान की भी भरपाई वसूलेगी। संभल में हुई हिंसा को लेकर अब तक कुल 7 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 2750 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। इस बीच हिंसा को लेकर 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन की ओर से 21 लोगों की फोटो भी जारी की गई है। हालांकि हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। जो आदमी है उपद्रववादी, उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। जो सामान्य लोग, अच्छे लोग हैं, उनके हम लोग सभी वीडियोग्राफ, फोटोग्राफ के आधार पर निर्धारित आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप अपना काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कल 24 घंटे में अच्छी तरीके, सामान्य तरीके से संभल वापस में आइए। 4 व्यक्तियों का मारा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। परिवारों की जो वेदना है उसको हम समझ सकते हैं। 3 परिवारों की तरफ से तहरीर आ भी चुकी है। हम ओपन हैं, हम ट्रांसपेरेंट हैं। मैं एश्योर करता हूं कि हर एक चीज का साक्ष्यों के आधार पर उनकी जांच होगी और साक्ष्यों के आधार पर ही कार्रवाई होगी। वहीं विपक्ष संभल जैसे मुद्दे पर राजनीति करने में जुटा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष संभल जलाने वहां जाना चाहता है। विपक्ष जिस ढंग से सदन में हंगामा करते हैं, हाउस को चलने नहीं देते और जनता भी इन्हें महाराष्ट्र, हरियाणा में धूल चटा दिया, फिर भी ऐंकड़ी नहीं जा रहा है और अभी भी समाज को जलाने के लिए ये संभल जाना चाहते हैं। पुलिस क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये उसका अपना काम है। हमारा काम है, हम जा रहे थे तो
उन्होंने डीजी ने कहा मैं निष्पक्ष जांच करूंगा, इसलिए मैंने अब हमारी टीम 3 दिन का समय दिया था, 3 दिन के बाद हम टीम से जाएंगे, वहाँ देखेंगे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। संभल में 24 नवंबर को मस्जिद का सर्वे करने गई टीम पर एक समुदाय विशेष से जुड़े उपद्रवियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी थी। इस घटनाक्रम में 4 लोगों की मौत हो गई। हालांकि पुलिस प्रशासन स्पष्ट कर चुका है कि किसी की भी मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई है। हिंसा में जान गंवाने वाले 4 लोगों के परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की अलग अलग FIR दर्ज कराई। ब्यूरो इनपुट के साथ रामेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। अजमेर में ख्वाजा की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने की याचिका पर राष्ट्रीय हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने बताया कि उनके द्वारा दायर की गई याचिका को कोर्ट से मंजूरी मिली है। साथ ही कोर्ट ने 3 प्रतिवादियों, दरगाह कमेटी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और अल्पसंख्यक आयोग को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता ने दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा किया है और उन्होंने यह भी लिखा है कि यहां पर हिंदुओं को पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जाए। अजमेर दरगाह है वो भगवान शंकर का, महादेव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव मंदिर है और उसके सभी साक्ष्य हमने माननीय कोर्ट को रखे और कोर्ट ने हमारी बात बड़ी गंभीरता से सुनी। हमसे भी सवाल जवाब हुए और उन्होंने बाद में चाहा कानून अनुसार कि ये केस चलने योग्य है, हमारी याचिका स्वीकार करी है और सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है और अगली तारीख अभी जल्दी पता चल जाएगी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को लेकर वहां की सरकार का रवैया भेदभावपूर्ण होता जा रहा है। मामला हाईकोर्ट में तब और ज्यादा स्पष्ट हो गया जब अटॉर्नी जनरल ने इस्कॉन को कट्टरवादी संगठन बता दिया, जो कि प्रेम, सौहार्द और मानवता के मूल मंत्र को पूरी दुनिया में कई दशकों से प्रसारित कर रही है। बांग्लादेश कभी इसकी तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था कई देशों के लिए मिसाल थी, लेकिन अब यहां फैली अराजकता, अनिश्चितता और कट्टरता ने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है। नए बांग्लादेश में सहिष्णुता का दामन इतना तंग हो गया है कि हिंदू होना जैसे अपराध बन गया है। सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदुओं पर जिस तरह के अत्याचार की खबरें आ रही हैं, उसने दुनिया की निगाहें अपनी ओर खींची हैं। तुर्रा ये कि इस क्रूरता के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों की आवाज़ को ही कुचलने का भरपूर प्रयास हो रहा है। इसी कड़ी में ताज़ा मामला इस्कॉन के चिन्मय कृष्ण दास प्रभु का है। पहले उनको गिरफ्तार किया गया, फिर इसका विरोध करने वालों को निशाना बनाया गया। बेलगाम कट्टरपंथियों की बढ़ती सक्रियता से अल्पसंख्यकों पर घेरा तंग होता जा रहा है। खुद को धार्मिक गतिविधियों तक सीमित रखने वाले इस्कॉन पर अदालत से बैन लगाने की मांग की गई है। याचिका में चटगांव और रंगपुर में आपातकाल लागू करने की भी मांग की गई है ताकि इन शहरों में होने वाले विरोध प्रदर्शनों से निपटा जा सके। सरकार ने भी इस्कॉन को एक कट्टरपंथी संगठन बताया है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से इस्कॉन और कानून व्यवस्था पर गुरुवार तक रिपोर्ट देने को कहा है। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद कोलकाता से लेकर ढाका तक रोष है। भारत सरकार ने भी उनकी गिरफ्तारी पर गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने वहां के हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। कोलकाता में भाजपा ने बांग्लादेश उप उच्चायुक्त तक पैदल मार्च निकाला, तो वहीं अगरतला में भी बांग्लादेश के सहायक उच्चायुक्त के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ। आपके अधिकारों को हनन किया जा रहा है और उसके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको अगर आप राष्ट्रद्रोह बोलेंगे तो मुझे लगता है राष्ट्रद्रोह शब्द का अपप्रयोग है। और जिस तरीके से चिन्मय प्रभु को अरेस्ट किया गया, उन्हें जल्द से जल्द रिहा कर देना चाहिए। सोमवार को राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के आरोप में चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार किया गया था। इसके विरोध में हिंदू समुदाय सड़कों पर उतर आया। इस दौरान एक वकील सैफुल इस्लाम की मौत हो गई। कट्टरपंथियों का पूरा गुस्सा इस्कॉन की तरफ मुड़ गया। कई शहरों में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया। और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं और इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को लेकर हाईकोर्ट के 68 रिटायर्ड जजों, IAS, IPS, IRS, IIS, IFS और राज्य अधिकारियों के समूह व सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में इस गंभीर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की गई है। पत्र में बांग्लादेश में हिंदुओं और हिंदू धार्मिक स्थलों की तत्काल सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। साथ ही इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्णदास और अन्य धार्मिक नेताओं की रिहाई की भी मांग की गई है।
बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं के खिलाफ हिंसा, अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर सुरक्षा की भी मांग की गई है। हिंदू सरकारी कर्मचारियों को उनकी नौकरियों से अवैध रूप से हटाने और उनकी संपत्तियों की जब्ती पर रोक की भी मांग पत्र में की गई है। पत्र में बांग्लादेश के विरुद्ध लक्षित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई गई है। भारत सरकार से इस मामले को संयुक्त राष्ट्र, मानवाधिकार परिषद और अन्य प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जाने की भी मांग पत्र में की गई है। बांग्लादेश में इस्कॉन संगठन के चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी के विरोध में कोलकाता समेत कई जगहों पर तनावपूर्ण माहौल बना रहा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता कोलकाता में उन्होंने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा से भाजपा नेताओं के साथ हजारों कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश उप उच्चायोग तक पैदल मार्च किया और चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी के विरोध में अपना आक्रोश जताया। कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमण दास ने कहा है कि इस्कॉन पूरे विश्व में अपनी सेवा भावना के लिए जाना जाता है, उस पर बिना तथ्यों के उंगली नहीं उठाई जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि धर्मगुरु कृष्णदास को जेल में भोजन भी नहीं दिया गया। इस्कॉन एक सबसे बड़ी एक संस्था है विश्व में जो अपने स्पिरिचुअलिटी के लिए और जो हम लोग सेवा करते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसे संस्था के ऊपर में उंगली उठाना, बिना किसी तथ्य के इलॉजिकल बात कहना, ये बहुत ही दुखद है। चिन्मय कृष्णदास को जब अरेस्ट किया गया था तो हमें पता है कि जब वो कोर्ट में आए थे तो वो बता रहे थे कि मेरे को खाना अलाउ नहीं किया। जो हमारे इस्कॉन के भक्त या जो भी वैष्णव होते हैं वो लोग सिर्फ प्रसाद खाते हैं, मतलब जो भी बनाते हैं उसको पहले भोग लगाते हैं फिर खाते हैं। तो कल सुनने में आया कि कल शाम को पुलिस ने अलाउ किया उनको जेल में खाना ले जाने के लिए। बांग्लादेश में इस्कॉन के प्रवक्ता चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी का बांग्लादेश नेशनल हिंदू ग्रैंड अलायंस के महासचिव डॉक्टर मृत्युंजय कुमार रॉय ने विरोध किया है। मृत्युंजय कुमार ने चिन्मय कृष्णदास पर लगे राष्ट्रद्रोह के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। ये जो राष्ट्रद्रोही मामला उनके चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी के खिलाफ की जो दायर किया गया है, ये ज़रासा बेबुनियाद बेइल्जाम है। मैं तो ये कहूँगा कि जो न्यू मार्केट की जो स्वाधीनता स्तंभ है, जो वह हमारा देश की जो नेशनल फ्लैग है, इन लोगों का कहना है जिन्होंने मामला किया है कि उसके खिलाफ जो गौरिक पताका, वो ये भी कह रहा है कि यह हमारा धर्म की पताका है। मैं इसका पूरा विरोध करता हूँ। कोई गौरिक हमारा हिंदू या सनातन धर्म की कोई धार्मिक पताका नहीं है। यह गेरुआ कलर है, क्योंकि गेरुआ एक ऐसा रंग है जो हिंदुओं का जो सात्विक, जो वैराग और जो निष्ठा की ये जो रंग है। त्रिपुरा के अगरतला में सनातनी हिंदू सेना ने बांग्लादेश के सहायक उच्चायुक्त के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इसके साथ ही सनातनी हिंदू सेना के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने सहायक उच्चायुक्त आरिफ मोहम्मद से मुलाकात की और चिन्मय कृष्णदास की बिना शर्त रिहाई की मांग की। इसके अलावा उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समूहों जैसे हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों पर हो रहे हमलों को रोकने की भी मांग की। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के अपदस्थ होने के बाद से हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर बड़ी संख्या में हिंसा की जा रही है और इस सबके बीच बांग्लादेश में इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के खिलाफ देश में ही नहीं विदेश में भी हिंदुओं का प्रदर्शन जारी है। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी को लेकर बांग्लादेश के खिलाफ न्यूयॉर्क में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। अमेरिका में हिंदू समुदाय इस्कॉन और बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों के समर्थन में सामने आए। उन्होंने मोहम्मद यूनुस सरकार से चिन्मय प्रभु की तत्काल रिहाई और हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। तमिलनाडु में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी दी गई है। इस दौरान मछुआरों से एहतियातन अपने नावों को तट से दूर रखने की सलाह दी गई है। समुद्र का पानी काफी नजदीक आने से लोगों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तमिलनाडु के नागापट्टिनम शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई है। आईएमडी ने 29 नवंबर तक तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने
उच्च स्तरीय बैठक कर हालात का जायजा लिया और भारी बारिश वाले इस आशंका के क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात करने का निर्देश दिया। तमिलनाडु के कई इलाकों में फेंगल साइक्लोन का प्रभाव देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु में भारी बारिश के चलते चेन्नई समेत 9 अन्य जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है और 28 नवंबर तक भारी बारिश की आशंका जताई है। चेन्नई में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में बना दबाव एक गहरे दबाव में बदल गया है और आज इसके और मजबूत होकर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। बाल विवाह मुक्त भारत बनाने के राष्ट्रीय अभियान के शुभारंभ के अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी सिर्फ इसे जन जागरूकता के स्तर पर पहुंचाया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा इसका व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए। इस मौके पर बाल विवाह रोकने संबंधित फिल्म की स्क्रीनिंग भी की गई। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने अभियान को समर्पित एक ऑनलाइन पोर्टल का भी अनावरण किया। अपनी आप बीती बता रही देश के ये वो चैंपियंस हैं जिन्होंने बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई और समाज को जागरूक भी किया। मेरी छोटी बुआ ने मुझे सडनली आके ज्वेलरी पहना दिया, जैसे कि बच्चियों को पसंद ही है ज्वेलरी, सज-धज के रेडी होना, मुझे भी बहुत पसंद था। पर जब मैंने पूछा कि आप क्यों पहना रहे, तो उन्होंने बोला है कि तुम मेरे घर की बहू बनने वाली हो। तो मैं सडनली ब्लैंक हो गई। माय पेरेंट्स हैड डिसाइड टू marry at the age of 14 years in 2017. So I'm not accepting their decision. So I'm directly contact CWD department. बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर समेत कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में हुआ। इस अभियान का उद्देश्य देश को बाल विवाह मुक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस अभियान को समर्पित एक ऑनलाइन पोर्टल का भी अनावरण किया, जो बाल विवाह के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने, इसकी रोकथाम करने और बाल विवाह की घटनाओं की प्रभावी सूचना देने के अभियान के मिशन से संबंधित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह के खिलाफ एक सामूहिक प्रतिज्ञा भी दिलाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस अभियान के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। एक साल में लगभग 2 लाख से ज्यादा बाल विवाहों को रोका भी गया है। इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट में भी कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर बाल विवाह दरों में सबसे महत्वपूर्ण गिरावट दक्षिण एशियाई देशों में देखी गई है, जिसमें भारत का महत्वपूर्ण योगदान भी है। 2014-15 में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 2023-24 में 930 हुआ है। जेंडर इक्वालिटी में सुधार आया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 90 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं। 2017-18 में 23.3 से महिला कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 2023-24 में 41% हो गई। बच्चियों के STEM में नामांकन में बढ़ोतरी और ड्रॉप आउट रेट कम हुए। लेकिन इस सब के अलावा हमारे सामने बड़ी चुनौती है बाल विवाह, जो भारत की लाखों लड़कियों की क्षमता को सीमित करती है। आज हमारे देश में लगभग हर 5 में से 1 लड़की का विवाह 18 वर्ष की कानूनी उम्र से पहले कर दिया जाता है। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि आदिवासी अंचल में बाल विवाह अधिक होते हैं। 2014 से इसे रोकने के प्रयास हो रहे हैं। जो योजनाएं बेटियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिवकन्या समृद्धि योजना, ऐसी कई प्रकार की योजनाएं हैं, उसके माध्यम से लोगों में जन जागृति आई है। सब मिलके अगर हम एक साथ अगर ये संकल्प लेंगे, भारत को हम मुक्त बाल विवाह भारत मुक्त बना सकते हैं। कार्यक्रम में देश के विभिन्न जिलों से बाल विवाह निषेध अधिकारी, नागरिक समाज संगठन, सभी केंद्रीय मंत्रालयों के सरकारी अधिकारी समेत सम्मानित नागरिकों ने भाग लिया। डीडी न्यूज के लिए संध्या शर्मा की रिपोर्ट। और नई दिल्ली स्थित पूसा में CSIR की तरफ से आयोजित 40वें एशिया पैसिफिक मेट्रोलॉजी प्रोग्राम का आयोजन किया गया। आयोजन में तकरीबन 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CSIR के मेट्रोलॉजी कार्यक्रम के इतिहास और महत्व के बारे में विस्तार से चर्चा की। आज़ादी के तुरंत बाद जब आकाशवाणी से हिंदी और अंग्रेज़ी के समाचारों का क्रम शुरू हुआ, तो वो जो आप बीप सुनते हैं
सुबह के और शाम के रात के समाचारों से पहले जो समय का संकेत देती है कि 8 बजे कि 9 बजे, उसका एटॉमिक क्लॉक का बीप का प्रावधान इसी संस्थान से विकसित किया गया था और आज भी वो एटॉमिक क्लॉक यहाँ मौजूद है। दिल्ली सरकार चुनाव से पहले जनता से तमाम लोक लुभावन वादे करती है, लेकिन इसे पूरा नहीं कर पाती। सवाल यह है कि पैसे लोक लुभावन वादों को पूरा करने के लिए कहां से लाए जाएं। ऐसे में अब कर्ज की डिमांड करने के बाद दिल्ली की सरकार खुद विवादों में घिर गई है। फ्री बीज की पॉलिटिक्स करने वाली दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार अब परेशानी में आ चुकी है। दरअसल चालू वित्त वर्ष 2024-25 को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिल्ली सरकार के पास अब पैसे नहीं बचे हैं, जिसके चलते उन्होंने केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ की मदद मांगी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है और NSSF के माध्यम से इस लोन की डिमांड की है। वहीं दिल्ली में वित्त विभाग से जुड़े अधिकारियों ने इस पर आपत्ति भी जताई है। सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली सरकार की ओर से लगातार फ्री बीज की पॉलिटिक्स की जाती रही है। फ्री बिजली, पानी समेत तमाम चीजें जनता को प्रोवाइड कराई जा रही हैं। वहीं अब दिल्ली सरकार एक और वादा करने जा रही है, जिसमें महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए भेजने की बात कर रही है। तो दूसरी तरफ दिल्ली का खजाना खाली हो गया और दिल्ली के रोजमर्रा के काम जिससे प्रभावित होंगे। देखने वाली बात यही है कि आतिशी सरकार अब इसको लेकर क्या कदम उठाती है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ निशांत राय, DD न्यूज, दिल्ली। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार का फंड खत्म हो गया है, जिसके चलते दिल्ली सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए राष्ट्रीय लघु बचत कोष से 10,000 करोड़ रुपए कर्जे की मांग की है। हालांकि इसको लेकर दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने आपत्ति जताई है। वहीं भाजपा प्रवक्ता शाहजाद पूनावाला ने तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली और कर्नाटक सरकार का मॉडल एक जैसा है, वादा करे कोई भरे कोई। कर्नाटका के बाद दिल्ली में भी खटाखट मॉडल दिख रहा है। खटाखट मॉडल मतलब कि बड़ी बड़ी झूठी गारंटी दो, लूट करो और फिर जब पैसा ना हो इस झूठी गारंटी को पूरा करने के लिए तो या तो जनता पे टैक्स लगाओ या तो कर्ज ले लो। अब दिल्ली सरकार 10,000 करोड़ का कर्ज चाहती है सेंटर से, मतलब वादे करो आप, भरपाई करे कोई और यही तो इनका मॉडल है। कर्नाटका में भी बड़े झूठे वादे किए कांग्रेस ने, जनता पर टैक्स बढ़ा दिया, दूध, बिजली, पानी, डीजल, पेट्रोल सब पर टैक्स बढ़ा दिया। हिमाचल में तो टॉयलेट पर टैक्स लगाया, पंजाब में भी बस फेयर बढ़ा दिए और अब दिल्ली में भी 10,000 करोड़ लोन लेने की नौबत आई। आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करने की बीजेपी सांसदों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में हेल्थ सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा किया। कोर्ट ने दिल्ली सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल ठीक नहीं है। अस्पतालों में ज़रूरी अत्याधुनिक सुविधाओं की कमी है। मरीजों के लिए CT स्कैन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने केंद्र सरकार की योजना आयुष्मान भारत को अभी तक लागू नहीं किया है। दिल्ली के 7 सांसदों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की है कि कोर्ट दिल्ली सरकार को निर्देश दे कि वह आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दिल्ली में लागू करे, ताकि देश के दूसरे हिस्सों में रहने वाले लोगों की तर्ज पर दिल्ली वासियों को भी इस योजना का फायदा मिल सके। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट में कल फिर सुनवाई होगी। देश में 36 में से 33 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ये स्कीम लागू है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि दिल्ली में क्योंकि माननीय केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की सरकार द्वेष की राजनीति करती है, इसलिए आयुष्मान भारत से दिल्ली वासी वंचित है। वो योजना यहाँ पर आपकी सरकार लागू नहीं होने देती। इसीलिए दिल्ली में 7 सांसदों ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज इस केस की सुनवाई थी। यहाँ पर दोनों माननीय जजेस ने दिल्ली सरकार से सवाल भी पूछे और बहुत कड़े सवाल पूछे कि दिल्ली में जो हेल्थ की, स्वास्थ्य की व्यवस्था इतनी चरमराती हुई स्थिति में है, तो ये केंद्र सरकार से आर्थिक मदद लेने में क्यों कतरा रही है माननीय केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार। दिल्ली के उपराज्यपाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर लिखा है, शहर में अनधिकृत कॉलोनियों की मेरी कई यात्राओं के दौरान प्रणालीगत उदासीनता और प्रक्रियात्मक जटिलताओं के कारण अग्रणी PM उदय के लाभों का लाभ उठाने में निवासियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसका संज्ञान लेते हुए एक महत्वपूर्ण जनोन्मुख कदम में
डीडीए को अनधिकृत कॉलोनियों में एकल विंडो क्लियरेंस शिविर आयोजित करने और अगले 1 महीने के दौरान मौके पर समाधान प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। एक अग्रणी कदम में डीडीए और सभी संबंधित विभागों के अधिकारी इन शिविरों में मौजूद रहेंगे और मानवीय तरीके से लाल फीताशाही को काटकर आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे और निवासियों को नियमितीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेंगे। हम पीएम उदय के माध्यम से नियमित अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले दिल्ली के लोगों को मालिकाना हक प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 136वें दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस अवसर पर डॉक्टर कुमार विश्वास को मानद उपाधि और छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की गई। योगी आदित्यनाथ ने विश्वविद्यालय परिवार का हार्दिक अभिनंदन एवं उपाधि प्राप्त करने वाले ऊर्जावान युवाओं को हृदय से बधाई दी। उन्होंने कहा कि दीक्षांत केवल दीक्षा का अंत नहीं है बल्कि एक नए जीवन की नूतन शुरुआत है। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति, मत और मजहब के आधार पर जब भी युवा शक्ति और छात्र बटेंगे, न केवल भारत की प्रतिभा का विभाजन होगा बल्कि उनके विकास की धारा भी अवरोधित होगी। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 2025 में आयोजित होने वाले इस कुंभ को हरित कुंभ मनाया जाएगा। आयोजन के बाद गंदगी का अंबार हमेशा संगम किनारे हो जाता था, इसलिए इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने महाकुंभ को हरित कुंभ के तौर पर आयोजित करने की योजना बनाई है। इसके लिए आरएसएस की तरफ से उत्तर प्रदेश के हर शहर से थाली और थैला का संग्रह किया जा रहा है ताकि तीर्थयात्रियों को थाली में प्रसाद मिले और वहां वो थैले का प्रयोग कर सके। इसकी जानकारी अलीगढ़ में पर्यावरण संरक्षण गतिविधि हरिगढ़ विभाग द्वारा दी गई। तो हमारी जो 3 बातें हैं, जन जन में कुंभ, घर घर में कुंभ और कुंभ में कुंभ। जन जन में कुंभ का मतलब अभी जो हम प्रचार माध्यमों के द्वारा ये समाचार समाज में दे रहे हैं, तो उसका टाइटल है जन जन में कुंभ। उसका उद्देश्य है अभी से लोग अवेयर हों, जागरूक हों। कुंभ में जाते समय ध्यान रखें कि मैं पॉलीथीन लेकर के नहीं जाऊंगा, ले गया तो एक कपड़े का थैला है मेरे पास, उसमें डालूंगा। फिर भी अगर थैला नहीं ले गए तो हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, ये मैं समझता हूँ करीब 25-30 लाख थैले थाली हमारे इस बार कुंभ में इकट्ठे होने चाहिए। तो वो सभी हमारे कार्यकर्ता 20 प्रवेश द्वारों पर खड़े होंगे और सारा थैला थाली वितरण करेंगे। केंद्र सरकार की पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जारी करने की पहल से व्यवस्थाओं में काफ़ी सुधार हुआ है। डीएलसी के आने से पेंशन की प्रक्रिया पूरी तरह बदल गई है। अब डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र होने से पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिल रही है। पेंशन भोगियों के लिए टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के साथ साथ तमाम आयोजनों के जरिए उन्हें सीधा लाभ भी पहुंचाया जा रहा है। हर साल नवंबर के महीने में पेंशन भोगी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करते हैं, जिससे उनकी पेंशन की राशि मिलने में कोई दिक्कत ना हो। इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल करने पर केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों को बड़ी राहत दी है। इसी कड़ी में पेंशन मंत्रालय द्वारा महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी निभाई जा रही हैं। इन्हीं सब विषयों पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के सचिव वी श्रीनिवास से बात की हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव ने। पेंशन भोगियों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार लगातार अग्रसर होकर काम करती जा रही है और इसीलिए अब की बार भी पेंशन भोगियों के लिए तमाम ऐसी योजनाएं हैं और साथ ही साथ जो तमाम आयोजन किए गए, तमाम ऐसे कैंपेन्स हैं जो रखे गए हैं। और अब की बार भी बड़े पैमाने पर जो डीएलसी है यानी कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है उसको दिया जा रहा है। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर पेंशन कल्याण विभाग के ही सचिव हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहला तो सवाल मेरा यही है, जिस तरह से तमाम आयोजन किए गए हैं, अभी आगे के जो तमाम कैंपेन्स किए जा रहे हैं वो किस तरह से है और आयोजन कितना बड़ा रूप लेता हुआ नजर आ रहा है? राष्ट्रव्यापी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन दिनांक 1 नवंबर से 30 नवंबर तक 800 शहरों में लगभग 1950 कैंप्स के माध्यम से और 1100 नोडल ऑफिसर्स के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इसमें 17 पेंशन डिसबर्सिंग बैंक्स और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक तथा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के CGDA कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज,
और पोस्टल और टेलीकॉम पेंशनर्स के लिए तथा सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशनर्स और ईपीएफओ पेंशनर्स के लिए ये कैंप्स लगाए जा रहे हैं। किस तरह के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं? पहले लोगों को लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी, लेकिन डिजिटल होने के बाद उनको काफ़ी सहूलियत मिल रही है। ये कितना बड़ा कदम है सरकार की तरफ से? ये बहुत बड़ा सहूलियत का कदम है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम में इसका जिक्र किया था कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र आने के बाद जो कई वयोवृद्ध सुपर सीनियर पेंशनर्स हैं, जो 80 वर्ष के भी ऊपर आयु के पेंशनर्स हैं, उनमें भी 5.5 लाख पेंशनर्स ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सबमिट किए हैं। तो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, अगर आप बुजुर्ग भी रहते हैं तो कई वॉलंटियर्स हैं, यूथ वॉलंटियर्स, जो आगे आके उनकी हैंड होल्डिंग करके उनके द्वारा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स प्रेजेंट करा रहे हैं। नवंबर महीना इसके लिए कहा जाता है, 30 तारीख आने वाली है, तो ऐसे में अगर कुछ लोग इसमें छूट जाते हैं तो क्या उनके लिए भी कोई सहूलियत हो सकती है? क्या उसका भी कोई दायरा बढ़ाया जा सकता है या 30 नवंबर ही आखिरी तारीख होगी? रेसिडुअल पेंशनर्स काफ़ी मात्रा में रहते हैं हर साल, जो नवंबर 30 तक कंप्लीट नहीं कर पाते। इनको दिसंबर 31 तक सबमिट करने का वक्त रहता है, तो दिसंबर 31 तक उनकी पेंशन में कोई डिसरप्शन नहीं रहेगा। और अगर फिर भी कुछ पेंशनर्स जनवरी तक स्पिल ओवर होते हैं तो उनके लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के बाद पेंशन दोबारा शुरू होगा। केंद्र सरकार है वो लगातार पेंशन भोगियों के लिए लगातार काम करती हुई नजर आ रही है और इसीलिए तमाम आयोजन भी किए जा रहे हैं और ये आयोजन जो हैं वो अपने आप में नए कीर्तिमान भी रच रहे हैं, क्योंकि जो टारगेट सेट किया गया था उस टारगेट के बेहद अब करीब पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो आने वाले कल में जो पेंशन भोगी हैं उनके लिए जो तमाम सरकार द्वारा जो कवायद की जा रही है उसका सीधा फायदा उन तक मिलता हुआ नजर आएगा। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ मैं गौरव श्रीवास्तव, डीडी न्यूज। पूर्वोत्तर भारत में सामाजिक कार्य करने के लिए प्रख्यात माय होम इंडिया ने दिल्ली में 11वें कर्मयोगी अवार्ड दिए। 2013 में शुरू हुए कर्मयोगी अवार्ड में बुधवार को पूर्वोत्तर में पिछले 40 वर्ष से कार्य कर रहे विश्वामित्र बत्रा को इस बार का कर्मयोगी अवार्ड दिया गया। इस अवसर पर आरएसएस के सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने कहा कि पहले पूर्वोत्तर के लोगों को हेय दृष्टि से देखा जाता था, जिसमें अब बदलाव आया है। अब नॉर्थ ईस्ट के लोग बाकी देश की तरह अन्य लोगों के साथ विकास में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने पूर्वोत्तर में चल रहे संघ के कार्यों का भी खास जिक्र किया। जिन बच्चों के परिवार में ये लोग कभी नहीं गए और उनके परिवार के लोग यहाँ कभी नहीं गए, लेकिन वो बालक समझता है कि मैं कहीं न कहीं सुरक्षित घर में हूं। उसको लगता है, उसके परिवार वालों को भी लगता है हमारा बालक जो है, हमारी बिटिया जो है, वो देश के किसी भी कोने में है, जिस भी घर में वो आज रुकी है, तो वो घर जो है हर दृष्टि से सुरक्षित है। ये जो आश्वासन है सुरक्षा का है, ये जो भाव है अपनेपन का, ये माय होम इंडिया ने हजारों परिवारों को दिया है। ये आनंद की बात है और देश की एकता के लिए एक बड़ा चरण है ये। और पिछले 14 दिनों से दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का समापन हो गया है। मेले के आखिरी दिन बड़ी संख्या में लोगों ने मेले का अवलोकन किया। मेले में विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ पांडालों को पुरस्कृत किया गया। कौन कौन से पुरस्कार रहे और किनको मिला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशान। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के आखिरी दिन बुधवार को काफी संख्या में लोग मेले का दीदार करने पहुंचे। हर तरफ हो रही खरीदारी से मेले में प्रदर्शक भी काफी उत्साहित नजर आए। हमारे को कस्टमर्स का जो रिस्पांस था बहुत ही ज़बरदस्त था। हम यहाँ पे सीबकथॉर्न से बने हुए उत्पादों के अंदर डील कर रहे हैं और हमारे को जो पहले दिन पे, दूसरे दिन पे अंतर्राष्ट्रीय मेले में कस्टमर्स मिले थे, वो हमारे पास में आखिरी दिन पे आकर के रीपरचेज कर रहे हैं। उम्मीद से ज़्यादा भीड़ देखने को मिला और यहाँ से हम बहुत सेटिस्फाई हैं। और सबसे अच्छा कि जो हमारे कस्टमर हैं उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया और जो है हमारे उत्पादों को बहुत अच्छे से प्रोत्साहन भी किया। मेला बहुत ही एक्साइटिंग रहा और जो हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन था वो एक्सपेक्टेशंस बहुत ही पॉजिटिव रहा। और कस्टमर जो पुराना कस्टमर्स है वो लोग तो आते ही है, इसके अलावा नया कस्टमर काफ़ी अटैचमेंट हुई है, प्रोडक्ट लाइक कर रही है, नया प्रोडक्ट कस्टमर की एक्सपीरियंस अच्छा आ रही है। बहुत ही अच्छा गया मेला। मेले में सर्वश्रेष्ठ पंडालों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार भी प्रदान किए गए। इनमें थीम के अनुसार यानी विकसित भारत 2047 के अनुरूप पंडाल बनाने के लिए मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ पंडाल के रूप में स्वर्ण पदक प्रदान किया गया, जबकि ओडिशा को रजत,
और असम को कांस्य पदक प्रदान किया गया। PSU और PSBS की श्रेणी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जहां स्वर्ण पदक मिला, तो वहीं कमोडिटी बोर्ड के लिए कॉयर बोर्ड को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। विदेश की श्रेणी में ट्यूनीशिया को स्वर्ण पदक मिला, जबकि राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की श्रेणी में पुडुचेरी को स्वर्ण और स्वच्छ राज्यों के पंडाल के लिए गोवा को स्वर्ण पदक से नवाजा गया। मंत्रालय और विभागों की श्रेणी में खान मंत्रालय को स्वर्ण पदक, आयुष मंत्रालय को रजत पदक, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन डिजी लॉकर को कांस्य, रेल मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय को प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया। सशक्त भारत के लिए जहां ग्रामीण विकास मंत्रालय के सरस को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया, तो वहीं खादी ग्रामोद्योग को रजत पदक, MSME और पंचायती राज को कांस्य पदक प्रदान किया गया। पब्लिक कम्युनिकेशन एंड आउटरीच की श्रेणी में सेबी को जहां गोल्ड मिला, तो वहीं इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को रजत, CBIC और CBDT को कांस्य पदक, जबकि NDMA और डाक विभाग को प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। 45वां जो संस्करण था वो संपन्न हुआ और हम कह सकते हैं कि ये अभी तक हुए जितने भी हमारे ट्रेड फेयर थे उन सभी पे ये सर्वोपरि है। इसमें रिकॉर्ड एग्जिबिटर्स आए, रिकॉर्ड स्टॉल्स बने और बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि रिकॉर्ड संख्या में यहाँ पे अब की बार विजिटर्स आए। इस बार व्यापार मेले में साझेदार राज्य के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार को स्वर्ण पदक दिया गया, जबकि फोकस राज्य के रूप में झारखंड को स्वर्ण पदक मिला। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेब्स की शुरुआत की। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट, तो आज ही QR कोड डाउनलोड करें। इस QR कोड के जरिए वेब्स ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।